नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज यहाँ पे फिर से मैं आप सभी के लिए साइंस के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वह लेकर आया हूँ। तो आइए साथियों, हम सभी आज जो 20 आईएमपी एमसीक्यूज हैं साइंस सब्जेक्ट के वह यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आने वाले समय में ग्रेड 2 जो आपका एग्ज़ाम है साथियों, वर्ग 2 का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं। निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली ये क्वेश्चन यहाँ पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको यहाँ से बताना साथियों कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो आपके पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन आपके पास आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो अम्ल और क्षार के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा साथियों। जो स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। पीएच मान की बात करें तो 7 से कम पीएच मान अम्ल का होता है, 7 से ज़्यादा क्षार का होता है और 7 उदासीन होता है। पानी जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है। अगर हम बात करें साथियों कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथियों इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसका स्त्राव होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है। हम बात करेंगे साथियों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आप भी सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, पौधों को भोजन बनाने की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। पौधों की बात की जा रही है साथियों, इंसान जो जीव है उससे जस्ट अपोजिट होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। पौधे क्या करते हैं साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है साथियों, C6H12O6। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये सारे फार्मूले भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस जो है ये मुक्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन हमारा 3 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये शायद क्वेश्चन मैंने लास्ट पीडीएफ में भी आपको दिया था। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। कौन सी हो जाएगी साथियों, यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखेंगे आप लोग, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस है ना, वाइल जूस का स्त्राव करती है और वसा के पाचन में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसकी इकाई क्या है तो साथियों आप जानते हैं, ध्वनि जो है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल से ये ध्वनि से क्वेश्चन लगभग आते रहे हैं एग्जाम में। तो साथियों याद रखना है, इसका ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, जबकि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली देखिए हम बात करेंगे हमारे जो 6 मुख्य विटामिन होते हैं, A B C D और K। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है A D E K। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, उनको ध्यान रखना, A D E और K। और अब हमारे कौन कौन से बच रहे हैं, हमारे बचते हैं B और C। तो देखिए साथी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं B और C ADE की। BC आप बार बार बोलेंगे तो BC से बनता है बसा। क्या बनता है, बसा। तो ये जल में घुलनशील होंगे, अपोजिट होता है, जल में घुलनशील होते हैं और ये हमारे हो जाएंगे बसा में घुलनशील। तो अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साथियों कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में, अब आप देखिए, अब यहाँ से आपका क्या आंसर आना चाहिए, आंसर अब आप बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो सकता है। अब देखना आप ADE के। अब आपका C ऑप्शन यहाँ से केवल अलग आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और आपसे पूछा है जल में। तो आपको बताया मैंने जल में कौन कौन से B और C होते हैं, तो B तो इसमें है नहीं, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, C। विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ADE के हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/6 भाग होता है। ध्यान रखना कितना होता है साथियों, चंद्रमा पर 1/6 इसका भार होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 है, इसलिए वहाँ किसी भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के 1/6 हो जाता है।
लेकिन जो मास है वो समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। हमारा अगला जो क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये सभी आपके एग्जाम के लिए। जंग लगना, रस्टिंग, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? मैंने आपको लास्ट में बताया था कि Fe2O3 इंटू XH2O जंग का फार्मूला होता है। यह साथियों रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना। कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसको, है ना। कैसा रासायनिक परिवर्तन? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे वापस लोहे में नहीं बदला जा सकता। एक क्वेश्चन आता है जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे 8 नंबर पे। कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे साथियों, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर है, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। वाहन में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा साथियों? उत्तल लेंस में, क्योंकि आपके जो साइड ग्लास होते हैं वह उत्तल दर्पण के बने होते हैं, ठीक है ना। देखेंगे आप लोग, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसको ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ओजोन परत, आप जानते हो ओजोन, सबसे पहले तो आपको याद रखना ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? 5 भाग होते हैं। अगर ओजोन परत की बात करेंगे साथियों, तो ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना, 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? समताप मंडल इसका राइट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं, समताप मंडल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे साथियों हमारा 11, इसका मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया था। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल की बात करेंगे, जल का पीएच मान होता है 7, इसलिए उदासीन प्रकृति का होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो साथियों तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर विटामिन से, और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। यदि 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में साथियों विटामिन के सहायक होगा, आपको ध्यान रखना। विटामिन ए से क्या होता है साथियों? रतौंधी होती है, रात के समय दिखाई नहीं देता। ई से इनफर्टिलिटी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आप देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी आपको ध्यान रखना है, जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप देख पा रहे हैं अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। पेनक्रियास की बात हो रही है, यह पाचक एंजाइम में बाह्यस्रावी और इंसुलिन जैसे अंतःस्रावी दोनों का स्राव करती है। एलपीजी की बात करेंगे तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है साथियों? एलपीजी में होता है ब्यूटेन। ध्यान रखना आप, एलपीजी में कौन सा होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य जो घटक होता है वह होता है ब्यूटेन, आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर है साथियों हमारा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इंसुलिन जो हार्मोन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम जानते हैं साथियों कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज़ या मधुमेह जैसे शुगर की बीमारी हम बोलते हैं वह होती है, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। पेनक्रियास से स्रावित होने वाले इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखना, जिससे हम क्या बोलते हैं? मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन ने। किसने दिए साथियों? गुरुत्वाकर्षण के नियम आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाएंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस? तो निकट में आपको ध्यान रखना है अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा हमारा? अवतल लेंस पर जाएंगे, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। 18 पर जाएंगे। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य ध्वनि जो होती है, ऑडिबल साउंड होता है, इसकी आवृत्ति क्या होती है? अभी आपको बताया था, आवृत्ति को हर्ट्ज में डिफाइन किया जाता है। तो इसका अगर कानों की बात करेंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, है ना। और अब हम यहाँ से रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
19 देखेंगे साथियों आप, पेनिसिलिन जो होता है नामक प्रथम जो क्या है एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन और देख सकते हैं कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक इन्होंने बनाई थी। और अब हम देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो एक बार ध्यान रखना आप, धातु की परिभाषा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु, तो वह हमारी साथी कौन सी है? पारा या मरकरी। आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा आपको, पारा या मरकरी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है पारा या मरकरी जो एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एकमात्र ऐसी अधातु भी है, आपको ध्यान रखना, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु कौन सी हो जाएगी? अधातु हमारी साथी ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन थे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थे, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं साथियों। पारे के उपयोग की बात करें, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में यह क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।